आइए संस्कृत सीखें। आइए जानें अपनी संस्कृति को। आइए जानें अपने साहित्य को। और आइए जानें अपने दर्शन को। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना अपना दर्शन आपको पता हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर भाषा का एक व्याकरण है और जब तक आप उस व्याकरण को समझ नहीं जाते तब तक आप दर्शन समझ ही नहीं सकते। अपने साहित्य में वर्णित दर्शन आपके लिए बहुत दूर की कौड़ी होगा। इसलिए यदि हमें अपने वेद, पुराण, साहित्य, भगवद गीता या कोई भी ग्रंथ समझने हैं, उनकी भाषा को समझना है, उनके गूढ़तम रहस्यों को समझना है, तो हमें संस्कृत के व्याकरण को अवश्य ही समझना होगा। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में जो व्याकरण दिया गया है, जो रस, अलंकार और छंद की बात की गई है, उसके बिना आपको साहित्यिक सौंदर्य पता ही नहीं चल सकता। नाट्य शास्त्र से आप साहित्यिक सौंदर्य के बारे में समझते हैं, लेकिन भाषा सर्वप्रथम चीज है। भाषा वो चीज है जिसे सबसे पहले उच्चारण करना हम सीखते हैं और उसके बाद शब्दों को पिरोना सीखने के बाद, वाक्यों में अपने शब्दों को रखने के बाद, अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना जब हम सीखते हैं और जब हम अपनी बातें कहना सीख जाते हैं, तब जाकर के उसमें जब हम साहित्यिक सौंदर्य डालते हैं, तब साहित्य की रचना होती है। और इसी तरह से साहित्य हमारे यहाँ लिखे गए हैं। इसीलिए इनकी भाषा बड़ी ही गूढ़ प्रतीत होती है, लेकिन ये चीजें इतनी मुश्किल है नहीं। कारण ये है कि ये सभी चीजें हमारे यहाँ हाशिए पर डाल दी गई। हमारे अपने देश भारत में संस्कृत जैसी भाषा को हाशिए पर डाल दिया गया। विदेशी भाषाओं को, विदेशी संस्कृतियों को जितना सम्मान यहाँ मिला, उससे कहीं ज्यादा धिक्कार अपनी ही संस्कृति को मिला। आप सोच करके देखिए कि हिंदी भाषा में बोलने पर या शुद्ध उच्चारण करने पर आपके आसपास के लोग आपको किस प्रकार से देखते हैं, जैसे कि ये कोई अशिक्षित व्यक्ति हो। कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता था, अब नहीं होता, पहले ऐसा मैंने देखा है, आपने भी महसूस किया होगा। तो इसीलिए संस्कृत भाषा को सीखना, समझना, ताकि हम समझ सकें कि हमारे मूल्य क्या थे, वो मूल्य जिनकी आज इस संसार को सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वो जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम आगे कैसे ले जा पाएंगे। इसीलिए संस्कृत सीखना बहुत आवश्यक है। ठीक ही कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को शूल। तो आइए सीखें संस्कृत मेरे यानी विकास शाक्या के साथ। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर, और हर वीक में, हर हफ्ते में मेरी ये कोशिश होगी कि कम से कम 3 या 4 वीडियो संस्कृत पर आते रहें, संस्कृत भाषा पर आते रहें। और कोशिश यही रहेगी कि 40 से 50 वीडियोस के भीतर हम संस्कृत में वो सारी चीजें कवर कर लें, वो सभी महत्वपूर्ण चीजें कवर कर लें, उन सभी चीजों को समझ जाएं, पढ़ जाएं, जिसके बाद आपको संस्कृत के श्लोकों को सही से रिसाइट करना आ जाए, आप ठीक से शब्दों को समझ पाएं, आप ठीक से उनका उच्चारण कर पाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं संस्कृत से जुड़े हुए कुछ विशेष तथ्यों से। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में संस्कृत से संबंधित कुछ तथ्य देखेंगे। उसके बाद अगले वीडियो से हम संस्कृत वर्णमाला के बारे में जानना शुरू करेंगे। उसके बाद संस्कृत व्याकरण, किस तरह से संस्कृत भाषा का व्याकरण कहा गया है, किस तरीके से संस्कृत भाषा के व्याकरण को इस्तेमाल करना है, किस तरह से हमें भाषा को समझना है, जो बातें लिखी गई हैं उसका क्या अर्थ है, उन्हें कैसे समझना है, इनके बारे में हम धीरे धीरे करके समझते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले संस्कृत के बारे में ये समझते हैं कि ये किस तरह की भाषा है। संस्कृत एक हिंद आर्य भाषा है, जो कि हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। सो ये इंडो यूरोपियन भाषा, जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज होती है, उस फैमिली की एक लैंग्वेज है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में संस्कृत को भी शामिल किया गया है। अब ये भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची क्या होती है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। ये एक सामान्य जानकारी है। 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां विशेष तरीके से कुछ अलग चीजों को, जो कि संविधान में अलग अलग जगहों पर बिखेर कर रखने के बजाय किसी एक जगह पर इकट्ठी की जा सकती हैं। एक तरीके से एक तरीके की इंडेक्सिंग है कि जो जरूरी चीजें हैं लेकिन
अलग अलग जगहों पर जिनका मेंशन नहीं किया जा सकता उन्हें अनुसूचियों में रख दिया गया। अलग अलग विषयों से संबंधित अलग अलग अनुसूचियां बना दी गई। उन्हीं में से एक अनुसूची है 8वीं अनुसूची। इस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ये जो 8वीं अनुसूची है ये भाषाओं के लिए है। ये भारत के अंदर जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं के लिए ये अनुसूची बनाई गई है। भारत के अंदर जितनी भी भाषाएं स्वीकार्य हैं, स्वीकार्य तो सभी हैं, लेकिन वो सभी भाषाएं जो कि हमारी 8वीं अनुसूची में है, इनका विशेष दर्जा है। तो इनमें से 22 भाषाएं हैं। पूरे भारत की भाषाओं में से 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं और इन 22 भाषाओं में से 6 भाषाएं ऐसी हैं जिनको क्या कहा जाता है, शास्त्रीय भाषाएं कहा जाता है। और इन शास्त्रीय भाषाओं में से ही एक भाषा संस्कृत है। 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में, उनमें से 6 भाषाएं शास्त्रीय हैं और उन शास्त्रीय भाषाओं में से एक भाषा संस्कृत है। शास्त्रीय भाषा होने का फायदा क्या होता है? सबसे पहली बात तो यह कि अगर कोई भाषा शास्त्रीय भाषा घोषित कर दी जाती है तो उससे जुड़े हुए 2 प्राइजेस हर साल दिए जाते हैं इसके स्कॉलर्स को। इसके जो विद्वान होते हैं इस भाषा के, उन्हें चुना जाता है पूरे भारतवर्ष से, दुनिया से, और उन्हें जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं। साल भर में 2 प्राइज मिलते हैं। उसके अलावा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाता है इस भाषा के लिए, जो इसकी उन्नति के लिए, इसके ग्रामर को मजबूत करने के लिए, इसे और परिष्कृत करने के लिए काम करता है। उसके अलावा यूजीसी जो यूनाइटेड ग्रांट्स कमीशन है वो क्या करता है, इसको ये मैसेज दिया जाता है सरकार के द्वारा। जैसे ही सरकार किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित कर देती है, जैसे संस्कृत को घोषित कर दिया, तो यूजीसी को ये निर्देश दिए जाते हैं कि आप कम से कम एक ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लेवल पर, यानी जितनी भी भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें कम से कम इस भाषा के प्रोफेसर्स, इस भाषा के लिए एक चेयर ये निर्धारित करें, ये वहां पर स्थापित करें, ताकि इस भाषा से संबंधित जानकारियां और ज्ञान का प्रसार हो सके। ये शास्त्रीय भाषा होने के ये 3 लाभ होते हैं जो बाकी की 22 भाषाओं में नहीं होते। ये 2 प्राइजेस शास्त्रीय भाषाओं के लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी शास्त्रीय भाषाओं के लिए है। यूजीसी को निर्देश कि कम से कम सेंट्रल लेवल पर तो यूनिवर्सिटी में चेंजेस करें इस तरीके से कि इस भाषा को भी शामिल किया जाए। तो ये सारी चीजें शास्त्रीय भाषाओं के लिए होती हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। एक और तथ्य है कि ये उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। हमारे देश में जो राज्य है उत्तराखंड, उस उत्तराखंड की एक भाषा संस्कृत भी है। राजभाषा जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे पूरे देश की एक राजभाषा है, वैसे हर प्रदेश की भी एक राजभाषा होती है। तो उत्तराखंड में 2 राजभाषाएं हैं, एक तो ऑब्वियसली हिंदी है और दूसरी उत्तराखंड की राजभाषा संस्कृत है। आज की जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, जैसे हिंदी हुई, बांग्ला हुई, मराठी हुई, सिंधी हुई, पंजाबी, नेपाली, ये सब इसी से उत्पन्न हुई। संस्कृत व्याकरण पर सबसे उत्तम कार्य पाणिनि का माना जाता है। पाणिनि एक संस्कृत के आचार्य थे जिन्होंने संस्कृत के व्याकरण पर बहुत कार्य किया है। तो पाणिनि का आप नाम याद रखें, और अगर आप किसी एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं तो वहां पर भी ये चीजें कई बार पूछी जाती हैं कि संस्कृत व्याकरण पर सबसे उत्तम कार्य किसका माना जाता है, तो पाणिनि है। पाणिनि का कार्य सबसे उत्तम माना जाता है। पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ये अष्टाध्यायी ही संस्कृत का व्याकरण है। और अष्टाध्यायी के बारे में ये माना जाता है कि ये केवल संस्कृत का ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी भी भाषा के व्याकरण का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। तो ये कुछ जानकारियां हैं आपके संस्कृत भाषा से जुड़ी हुई। अगले वीडियो में हम संस्कृत भाषा के व्याकरण को शुरू करेंगे वर्णमाला से। क्या वर्णमाला है, कैसे उच्चारण किया जाता है, क्या स्वर हैं, क्या व्यंजन है, विशेष जो चीजें हैं संस्कृत भाषा को लेकर के, वर्णमाला को लेकर के, हम वो समझने का प्रयास करेंगे ताकि एक बेसिक जानकारी, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस भाषा के वर्ण की
जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको लेकर के हमारे अंदर बन जाए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा।